खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। जबरदस्त इंटरनेशनल दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे उसके घर में ही नजरबंद करवा दिया है। अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद दहशत का यह आका बिलबिलाया हुआ है। अपनी नजरबंदी से ठीक पहले उसने अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि चूंकि ट्रंप नए नए अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और इस वक्त वो मोदी से दोस्ती निभाना चाहते हैं, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और नवाज शरीफ को मजबूरी में उसे नजरबंद करना पड़ गया। दरअसल अमेरिका ने इस्लामाबाद से साफ कह दिया है कि जमात-उद-दावा और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के हालात में पाकिस्तान को भी कई तरह के बैन का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हाफिज की गिरफ्तारी वाकई मोदी ट्रंप दोस्ती की पहली सौगात है? इसी पर करेंगे हम अपने तमाम मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को किया नजरबंद। क्या ट्रंप के डर से पाकिस्तान ने लिया एक्शन? क्या हाफिज की गिरफ्तारी मोदी ट्रंप दोस्ती की पहली सौगात है? हाफिज सईद की अरेस्ट ये पाकिस्तान का सिर्फ एक ढोंग है और दिखावा है। हाफिज सईद को उन्होंने पहले बार भी हाउस अरेस्ट किया था जब हमने हमारे तरफ से पाक आतंकवादी अजमल कसाब का जो इकबाली बयान था जो पाकिस्तान को भेजा गया था, उसमें उसने साफ बोला था कि हाफिज सईद किस तरह से भारत में आतंकवादी को गतिविधियां देता है। इतने करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने ना उसे अरेस्ट किया, लेकिन हाउस अरेस्ट के बाद छोड़ दिया। मुझे लगता है कि जो नई अमेरिकन गवर्नमेंट बनी हुई है, उन्होंने जो एक टेररिज्म के लिए जो सख्त कदम उठाया है, उसको दिखावा देने के लिए पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद को जौहर टाउन में वाक़े उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। हाफिज सईद को जमात-उद-दावा के चौबरजी में वाक़े मरकजी दफ्तर जामिया कादसिया से पीर की रात तहवील में लिया गया था। सईद ने कहा है कि उन्हें बैरूनी ममालिक के दबाव की वजह से नजरबंद किया जा रहा है। हाफिज सईद ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि अगर हमारे दुश्मन अनासिर ये समझते हैं कि इस तरह हम तहरीक से पीछे हट जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। डर अमेरिका का है और लान तान हिंदुस्तान को। दोस्ताना का हवाला देकर पीएम मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जहर उगल रहा है कि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है। उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद बौखलाया हुआ है। सईद ने कहा है कि बैरूनी ममालिक के दबाव की वजह से उसे नजरबंद किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की मजबूरी है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में जब उन्होंने 7 देश के खिलाफ बैन लगाया है एंट्री के लिए, और साफ तौर पे कहा है ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट बैन नहीं है, ये टेररिज्म के अगेंस्ट बैन है, तो पाकिस्तान को भी इशारा साफ तौर पे नजर आया कि अमेरिका उनके खिलाफ सैंक्शन लगाने जा रहा है। उस सैंक्शंस के बचने के लिए पाकिस्तान ने कल इसको 6 महीने के लिए प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया है। हम जानते हैं कि हाफिज सईद ये मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है। अमेरिका ने कार्रवाई की हुई है कि कहा हुआ है पाकिस्तान को कि अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो हमने 7 देशों के खिलाफ किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने नवंबर 2008 में मुंबई में होने वाले हमलों के बाद जमात-उद-दावा पर पाबंदियां लगाई थी और उसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या हाफिज सईद की ये जो नजरबंदी हुई है, उसे हाउस अरेस्ट किया गया है, ये मोदी ट्रंप दोस्ती की पहली सौगात मानी जाए? जिस तरह से अमेरिका और भारत दोनों का ही बेहद सख्त रुख है टेररिज्म पर, उस दबाव के चलते क्या
यह माना जाए कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ जगदंबिका पाल साहब मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज रखेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अभय दुबे साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। कश्मीर का भी रुख करेंगे हम, सुहेल काजमी साहब जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में नुसरत अमीन साहब कराची से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए वो इस बहस में हमसे थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले जगदंबिका पाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई यह माना जाए कि मोदी ट्रंप दोस्ती की पहली सौगात है, जिस तरह से हाफिज सईद को फिलहाल 90 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है और पाकिस्तान सरकार यह कह रही है कि यह मियाद आगे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, हाफिज सईद क्या कह रहे हैं और ये दोस्ती की सौगात से ज़्यादा जो पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, जिस तरह से हाफिज सईद खुलेआम अब भी जैसे लगता है कि कोई मुल्क का सरबराह हो, मुल्क का वजीर आजम हो, कि आज भी अमेरिका के संबंध में या भारत के लिए मुतल्लिक जिस तरह की बातें कर रहा है, मुझे लगता है इस बात को हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर आज भारत जिस तरीके से शिद्दत के साथ 26/11 के बाद इनके खिलाफ डोजियस दिया, इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूं कि अमेरिका की नई हुकूमत ने या वहां के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक कार्रवाई की है 7 मुल्कों के लिए, जो कुछ दिन के लिए 90 दिन के लिए उन्होंने एंट्री पे बैन लगाया है, कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सपोर्ट अमेरिका का है। और जिस तरह से अभी भी एक नज़रबंद की कार्रवाई हुई, हम समझते हैं पाकिस्तान की नीयत तब साफ़ होती हुकूमत की कि ये इसको कार्रवाई पहले करते, लेकिन ये कार्रवाई तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने की बात कर रहे थे लगातार, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा था, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूं कि एक यूनाइटेड नेशंस ने इनके संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया, इनके खिलाफ जिस तरीके का इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया, फिर भी वो खुलेआम पाकिस्तान में घूमते हैं, आतंकवाद की नर्सरी पैदा करते हैं। और सीमा पार से जिस तरीके से 26/11 के बाद भी और जितनी घटनाएं हुई, उसमें जिस तरह की ये मास्टरमाइंड है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आते हैं, वहाँ पे जिस तरह की लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, जो पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दुनिया जान गई। तो अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका में भी एक नई हुकूमत आई है, उन्होंने जिस तरीके का एक कदम उठाया है, तो वो कोई पाकिस्तान या किसी नहीं, पाकिस्तान से तो लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ, हम दोस्ती रखना चाहते हैं, हमारा पड़ोसी है, या लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो केवल आज हमारे लिए नहीं है, वो उस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मसलहत है। जिस तरह से आज पाकिस्तान सही बात है, वो पूरे अलग खड़ा हुआ है, और वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझे तब ना। नुसरत अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कराची से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नुसरत अमीन साहब, कितना अच्छा होता कि 2008 में जब मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आपके देश में रह रहा था और तमाम हमने डॉजियर उसके सौंपे उसके खिलाफ, कि किस तरह से वो मुंबई हमलों में शामिल था, किस तरह से उसकी टीम ने यहां पर अटैक किया और दहशत फैलाई, ये सबको पता था, आपके देश में भी पता था। उसके बाद बाकायदा इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाता है, अमेरिका करता है, फिर यूएन करता है। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर उस वक्त समय रहते आपके देश ने कार्रवाई की होती। कुछ नहीं किया गया। आज जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और एक तरह से अमेरिकी डंडा पड़ता है पाकिस्तान पर, तब जाकर कार्रवाई होती है। देखिए, इसमें कुछ बातें जो हैं वो होती तो हकीकत पर मबनी है, लेकिन दीगर मसाइल इस तरह के होते हैं, दीगर पेचीदगियां होती हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता है। और ये बात आदमी को उसी वक्त समझ में आती है जब वो फेंस के दूसरी तरफ हो। देखिए समीर, मैं आपसे पहले भी इस मामले में गुफ्तगू हमारी होती रही है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हाफिज सईद चाहे पाकिस्तान से बाहर जितने भी मामलात में वांटेड हों, चाहे उनके ऊपर जितने ही इल्जामात हों, जितने ही गंभीर इल्जामात हों, दहशतगर्दी के हों,
इन्फिल्ट्रेशन के हों, बॉम्ब ब्लास्ट के हों पाकिस्तान से बाहर, सबसे बड़ा मसला ये रहा है पाकिस्तान में कि उनके खिलाफ पाकिस्तान में कभी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, मुझे पता है कि इस तरह की बात पर आप क्या रिएक्ट करते हैं और क्या कहते हैं, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें, आपको कहने का जाहिर मौका है। आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया। अमेरिका के डंडे वाली बात हो सकता है ठीक हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक नहीं है। ट्रंप आ गए, ट्रंप की पॉलिसी अलग है। ओबामा की जो लीनियंसी थी पाकिस्तान के साथ और अरब वर्ल्ड के साथ, तो वो दौर अब चला गया। और अमेरिका में एक नया लीडर है जिसकी पॉलिसी डेफिनेटली डिफरेंट है। तो वो होगा बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ कि उसका दबाव होगा जिसकी वजह से हाफिज सईद को कैद किया गया, नजरबंद किया गया। लेकिन समीर, अगर आपको याद होगा कि इससे पहले भी 3 से 4 बार इनको और इनके दीगर साथियों को नजरबंद किया जाता रहा है, लेकिन क्योंकि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनको आखिरकार रहा करना पड़ता है। नहीं नुसरत अमीन साहब, वो भी हो जाएगा ना। अब जब प्रेशर पड़ा है, अमेरिकी डंडा पड़ा है और उसके आगे पाकिस्तान की हुकूमत को झुकना पड़ा है, और फाइनली अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसने किस तरह के काम किए हैं, तो अब झुकना पड़ेगा। केस भी रजिस्टर हो जाएगा। केस रजिस्टर होने में तो उतनी बड़ी बात नहीं है ना। असल बात तो सरकार का रुख है। सरकार ने ही छूट दी हुई थी, इसलिए वो सरेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता था रैलियां कर करके। अब आप इसे झुकना कह लें या इसे जो है सीना तान कर एक जो एक्शन लेना है उसको कह लें, जो भी कह लें आप, ये तो आपकी कंट्री में कौन मुकदमा दर्ज करा सकता है? देखिए, यहाँ पर ठीक है नुसरत अमीन साहब। अभय दुबे साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? अभय दुबे साहब, साथ में मैं ये जोड़ दूं कि नुसरत साहब ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप इफेक्ट है हाफिज सईद की नजरबंदी के पीछे, उसके हाउस अरेस्ट के पीछे ट्रंप इफेक्ट है। नहीं, नुसरत साहब को इसलिए भी मानना होगा कि आप अगर ट्रंप का कैंपेन देखेंगे तो अमेरिकन रेडियो पर उन्होंने कहा था, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर बात करते हुए, कि पाक खतरा है। उन्होंने कहा मोस्ट डेंजरस कंट्री है, और द ओनली कंट्री दैट कैन चेक पाकिस्तान इज इंडिया। और उन्होंने नॉर्थ कोरिया से कंपेयर किया था। तो ये तो पाकिस्तान को खुद को सोचना चाहिए कि वो इंटरनेशनली उसकी इमेज वो कैसे डिफेम हो रहा है। तो ये जो अपना प्रोटेक्शन है, अगर वो प्रोटेक्टेड है हाफिज सईद, तो कौन केस रजिस्टर, इतना साहस कौन जुटाएगा कि केस रजिस्टर करा दे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट पर? तो मुझको लगता है कि लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगी अभी, जो जैसा आपने कहा कि मोदी जी की मित्रता है, क्योंकि ट्रंप अपनी खुद की एक पॉलिसी के साथ आए हैं। वो H1B वीजा को लेकर, वर्क वीजा को लेकर देख लीजिए, उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर कितना पड़ता है। रुख सरासर भारत के खिलाफ रहा है। इसी सवाल पर मैं आने वाला था। जगदम्बिका पाल साहब से मैं ये सवाल पूछता, आपने ही जिक्र कर दिया इसका, जी, क्योंकि उधर जो पॉलिसी नजर आ रही है वो तो सीधे सीधे इंडिया के खिलाफ नजर आ रही है। नहीं, लेकिन हाँ, नहीं, ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट पर भी कहा है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के कहा कि 175 गीगावाट का हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो जो पेरिस एग्रीमेंट हमारा अमेरिका के साथ है, उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उसका, जो पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी अमेरिका के साथ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चाइना इज ईटिंग अवर लंच, वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज के नाम पर चाइना हमारा लंच खा रहा है, इसलिए मैं पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो जाऊंगा, तब हिंदुस्तान के प्रोग्राम पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो जो नॉर्थ अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड ट्रीटी है, उसको वो रिव्यू करने की बात कर रहा है। तो जितने बाइलेटरल और द्विदेशी संबंध हैं व्यवसायिक, वो उन ट्रेड ट्रीटीज को भी रिव्यू करते हैं। तो हिंदुस्तान पर कितना फर्क पड़ेगा उसका ये भविष्य के गर्भ में क्या है आज नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये कहना कि मोदी जी हमें देखना होगा, और अभी अगर हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये सीधा सीधा ट्रंप इफेक्ट है जिसका जिक्र नुसरत साहब भी कर रहे हैं, अभय दुबे साहब भी कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो प्रेशर डाला गया और जो रुख टेररिज्म पर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी सरकार का, जिस तरह से हमने आइसोलेट किया है पाकिस्तान को, वो भी एक बड़ा रोल आज अदा कर रहा है? देखिए, दोनों पहलू आपने जो कहा, दोनों पहलू सच है। भारत का एग्रेसिव डायनेमिक अप्रोच, ट्रंप जी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो घोषणा की थी,
उसको वो कार्यान्वित कर रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद। इसको सौगात कहना उपयुक्त होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूवमेंट है करेक्ट डायरेक्शन में, सही दिशा में। हाँ। और यदि आप टाइमिंग देखिए तो वो हाफिज सईद जिसपे 10 बिलियन बाउंटी का ये बाउंटी है, बिल्कुल वो हाफिज सईद जिसको यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन किया है और कहा है कि ये JUD टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाफिज सईद जिसको 31 मार्च 2002 में हाउस अरेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने किया था और फिर रिलीज कर दिया था, वो हाफिज सईद जिसके पंजाब गवर्नमेंट ने 9 अगस्त 2006 में ट्रेन ब्लास्ट के बाद अरेस्ट किया था, फिर छोड़ दिया था, फिर अरेस्ट किया था, फिर 28 अगस्त को अरेस्ट किया था। तो ये जो पाकिस्तान का जो कैट एंड माउस गेम है, ये जो शतरंज खेलने की प्रतिक्रिया है, ये तो चलती रही है, क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र पाक है ही नहीं। अभी मिस्टर ट्रंप के इनिशिएटिव और मोदी जी के एग्रेसिव पोस्चरिंग, एग्रेसिव इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के रिजल्ट का नतीजा है कि पाकिस्तान को बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया है कि या तो आप आतंकवाद पे क्षेत्र में कंक्रीट रिजल्ट्स दिखाओ, या अमेरिका आप पे सैंक्शंस इंपोज करेगा। एक ऐसा गरीब देश जिसके BPL और BPL के बिलो पॉवर्टी लाइन के 52% लोग घूम रहे हैं जी, क्या वो अमेरिका से आर्थिक पंगा ले सकता है, ये प्रश्न है। तो अमेरिका का जो अभी मेजर जनरल आसिफ गजूर ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो हो सकता है उनके ADG PI रहो पब्लिक इंफॉर्मेशन के, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र हित में ये हमारा नैतिक फैसला है। हाँ। तो राष्ट्रहित की याद आ गई। राष्ट्रहित कहां था जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था? हाँ। राष्ट्रहित कहां था जब आपने 2002 में अरेस्ट किया था, 2006 में फिर अरेस्ट किया था? राष्ट्रहित तब कहां था जब 2012 में खुद अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था? जब राष्ट्रहित कहां था जब आप जब 2 स्पेशल ट्रेन दिए थे इनको कॉन्फ्रेंस के लिए? बिल्कुल। राष्ट्रहित कहां है जब मुशर्रफ ने कहा था कि हम मॉरल, फाइनेंशियल, मिलिट्री और सपोर्ट देते हैं ISI को, ये हाफिज सईद को? ISI सब्सिडियरी आर्म है। हेडली ने स्टेटमेंट दिया है कि हाफिज सईद और जो LAT की जो फिदाइन है इशरत जहान, वो हाफिज सईद की फिदाइन थी। तो इतना होने के बावजूद, इतने प्रूफ होने के बाद, यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस के बावजूद, अमेरिका के 10 मिलियन बाउंटी के बावजूद, उसके बाद आपको उस समय राष्ट्रहित नजर नहीं आया। बिल्कुल। अब राष्ट्रहित नजर आता है। बिल्कुल। सोहेल काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल काजमी साहब, जिस तरह का रुख हाफिज सईद का रहा है, हाउस अरेस्ट के बाद भी जो वीडियो उसने जारी किया उसमें वो कह रहा है कि मेरी गिरफ्तारी, मेरा हाउस अरेस्ट जो है वो कश्मीर में आंदोलन को और ज्यादा बुलंद करेगा। क्या इस बात में कोई शक और शुबा माना जा सकता है कहीं से भी कि पाकिस्तान सरकार का पूरा सपोर्ट हासिल नहीं है हाफिज सईद को, और आज जब पाकिस्तान की सरकार मजबूर हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में, तो वाकई कहीं ना कहीं इंडिया का, कहीं ना कहीं US का दबाव है जिसके चलते आज वो ऐसा कर रही है? पहली बात तो यह है कि जैसे सबने कहा US का दबाव है तभी वो अरेस्ट हुआ। इंडिया को दिखाने के लिए तो वो अरेस्ट नहीं हुआ है। इंडिया की मित्रता अगर अमेरिका के साथ है वो दिखाने की, अमेरिका के प्रेशर से ट्रंप कार्ड आते ही और इतने छोटे स्पैन में, जबकि वो उन्होंने ओथ ली और साथ ही ये आपको एक तोहफा दे दिया उनको हाउस अरेस्ट करके। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ इसके थोड़े दिन पहले उन्होंने फिर दोबारा अपने जितनी भी यूनिट्स हैं उनको अलर्ट किया कि कश्मीर जो है उसको दोबारा डिस्टर्ब किया जाए, और हमारी जितनी भी इनपुट्स आई हैं उन्होंने कहा कि 2017 में तबाही और बर्बादी हम कश्मीर में दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो सारी रिपोर्ट्स सारे अखबारों में और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाई है। हाउस अरेस्ट से आप ये देखिए कि जो समर्थन कश्मीर मूवमेंट को चलाने में उनका हुआ करता था, पिछले एक डिकेड से वो घटता 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 बहुत ग्राफ उसका घट गया है, क्योंकि लोगों ने नकार दिया इनकी कॉल्स को, इनके बाकी कैलेंडर्स को। एक बात। दूसरी बात ये, अगर आप क्लोजली देखें कि आज पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया अमेरिका के रिलेशन जो हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, और ये भी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो भी बड़ा स्ट्रांग है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और इंडिया को कोई भी मुल्क आज इतनी मतलब आसानी से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है और बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इंडिया का साथ हर कंट्री चाहती है, और खासकर अमेरिका। और जिस तरह का मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के पास आज है और जिस तरह भारतवर्ष चल रहा है लोगों साथ के साथ, तो मैं समझता हूँ वो पूरे वर्ल्ड में एक ओपन मैसेज है कि टेररिज्म के अगेंस्ट
मोदी जी बहुत सीरियस हैं, उन्होंने जहां जहां भी गए और जो जो चीज़ें भी की, खासकर एक और बात, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ चला गया, आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर में चला गया, और ये एक स्टेप फिर पीछे आ गया। और ये जरूर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हाउस अरेस्ट से बाहर नहीं निकलेगी, जैसे मेरे एक जर्नलिस्ट भाई ने कहा कोई FIR रजिस्टर नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक धक्का जरूर लगा है पाकिस्तान की हिरार्की। ठीक है, अभय दुबे साहब आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं जल्दी से? हाफिज सईद जी सोहेल काज़मी साहब, मैंने सुन लिया आपकी बात। अभय दुबे साहब जल्दी से 10 सेकंड। बार बार की जा रही जी देखिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, तब हिंदुस्तान पूछता है क्या हुआ आपके उन वादों का जो मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा आपने दे रखा है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड ट्रीटी आपने उसके साथ कर रखी है, आपने कहा था प्यासा रख देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी है, तो आपको भी तो पाकिस्तान के साथ उस एग्रेशन के साथ बात करनी चाहिए जैसा आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हो। आप पठानकोट में ISI को जांच के लिए बुलाते हो, इससे अनफॉर्चुनेट बात और क्या हो सकती है कि उन्होंने आपके NIA को इनकार कर दिया वहां जांच के लिए जाने से। तो आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा, सिर्फ ये महिमा मंडन से काम नहीं चलेगा कि मोदी जी ने बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया है। हमको या तो पाकिस्तान से चर्चा करके निगोशिएट करके कि इन टेररिस्ट को आपके खिलाफ सख्त एक्शन लो, या तो बाध्य करें जैसा मोदी जी कहते हैं कि, और अटल जी कहते थे कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, तो फिर आप उस नीति पर या तो काम करिए, या एग्रेसिव सिर्फ भाषण तक सीमित मत रखिए। प्रधानमंत्री जी आपको जगदम्बिका पाल साहब इसका जवाब देना चाहिए आपको। सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं होना चाहिए, टफ स्टैंड नजर भी आना चाहिए, सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। देखिए, हमारे पैनल में ही अभी कहा है, उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर खाली ये कहना कि भाषण, मैं समझता हूं कि शायद 10 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चाइना ने भी पाकिस्तान का स्टैंड का सपोर्ट नहीं किया, या पाकिस्तान के साथ कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। तो ये एग्रेसिव ही हमारी पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर की, पूरे इंटरनेशनल और जो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके यूज किया कि नहीं यूनाइटेड नेशन में। अब सुन लीजिए भाई, मैं आपको आपको बीच में मैं टोक नहीं रहा था, अब आपने कुछ कह दिया तो जवाब सुन लीजिए। अब ये तो निश्चित तौर से आज जो हालात हुए, क्या पाकिस्तान कैसे थे? 26/11 के बाद कितनी बार चिदम्बरम जी गए, कितनी बार गए, डोजियर दे करके चले आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम आज जिस तरीके से भारत के ही इनिशिएटिव पे आज अमेरिका में भी जिस तरह से ट्रंप ने एक टफ स्टैंड लिया है, तो इससे अब साफ है कि दुनिया का एक बड़ा ब्लॉक आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पे जिस तरह की ताकत पैदा कर रहा है कि उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये केवल हाउस अरेस्ट से नहीं, अब हमने जो सबूत दिए हैं अब उनको उनके खिलाफ FIR भी राज करनी होगी। ये कहना पाकिस्तान के हमारे जर्नलिस्ट साहब ने कहा उनके खिलाफ वहाँ पे नहीं है, तो आखिर अगर पाकिस्तान के बाहर उन्होंने तमाम मास्टरमाइंड के रूप में जिस तरीके से बम ब्लास्ट में हो, आतंकवाद की घटना हो, 26/11 की हो या और घटनाएं हो पार्लियामेंट से लेकर के, तो उन सारी घटनाओं के FIR उनको लार्ज करनी होगी और अब उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करनी होगी। ये अभी तक आई वास था कि 2002 में 2006 में कुछ दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया दिखाने के लिए, कुछ दबाव बना, लेकिन अब ये निर्णायक दौर में आ रहा है। नुसरत अमीन साहब, ये होगा क्या पाकिस्तान में? ये होगा क्या? अब क्या हम ये माने कि ठीक तरीके से FIR दर्ज होगी, उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाएगा और ठीक ढंग से कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा? क्या अब हम ये माने, उम्मीद करें? देखिए, एक तरफ समीर साहब, मैंने आपकी ये बात तो मानी, इससे पहले भी मैं एक आध इंडियन चैनल से इंटरेक्शन कर चुका हूँ आज के दिन, तो ये बात ये उनसर तो शामिल होगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ये जो नई डिप्लोमेसी है, नई पॉलिसीज हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की, ट्रम्प की वजह से उसका कुछ ना कुछ असर होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपका और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेशर पड़ा उसका भी तो असर है ना? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट या जो भी दुनिया की गवर्नमेंट होती है, डेफिनेटली अगर वो किसी चीज पे परसिस्टेंट रहती हैं तो उसका असर तो पड़ता है। अगर पाकिस्तान भी यहाँ पर किसी मुद्दे पर इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी मुल्क पर या भारत पर दबाव डालेगा तो उसका कोई ना कोई सही गलत रिजल्ट तो आएगा, रिस्पॉन्ड तो किया जाता है।
तो इसी तरीके से नहीं नुसरत पाकिस्तान साहब, की ये जानिब बात से जो भी ये बात शिकायतें हैं, इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आइसोलेट करने की कोशिश की गई और उसमें हम पूरी तरह से कामयाब भी रहे, तो अब दरअसल नवाज शरीफ साहब के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लें। ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है उनको। ये तो समीर आप खुद अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये तो आप तबसरा कर रहे हैं, आप सवाल तो नहीं कर रहे हैं। तो आपका तबसरा तो बहरहाल नहीं, आप नहीं मानते ये होंगे, आप समझते होंगे। आप नहीं मानते नहीं, कि मैं अगर नहीं अब भी समझता कि हाफिज सईद के खिलाफ जमात-उद-दावा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो 7 देशों के खिलाफ जो अमेरिकन बैन लगा है 7 मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ, वो पाकिस्तान पर भी लागू हो जाता। अगर आपके जहन में ये तासुर है कि पाकिस्तान 100% अमेरिका के कहने से चलेगा, तो मैं आपको इसराइल की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान ने 1% अमेरिका की बात कभी नहीं मानी पिछले 70 सालों में इसराइल के मामले में। तो फिर प्रेशर इस तरह नहीं लेता पाकिस्तान। हाँ, कुछ मसाइल होते हैं एस्टेब्लिशमेंट में, कुछ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ मुल्क के और कुछ इनफरादी, कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से अमेरिका के पीछे ठीक है ऑफ एंड ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, मेरी एसपी सिन्हा साहब, क्या जो भूल हुई है पाकिस्तान से उसको सुधारने का वक्त पाकिस्तान के लिए आ गया है? वक्त तो आ ही गया है, लेकिन क्या मूड में नजर आ रहा है पाकिस्तान? इसके दबाव में ही सही पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। और ये जो दिखावा किया जा रहा है कि 90 डेज या 60 डेज या 30 डेज के लिए हाउस 90 डेज के लिए फिलहाल किया गया और फिर मियाद बढ़ सकती, फिर पहले 6 महीना की घोषणा हुई थी, अब 90 डेज का हुआ है। हाँ। मुझे लगता है ये पाकिस्तान के तरफ से समय खरीदने, अंग्रेजी में बोलते हैं बाइंग द टाइम बाई करने की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान एक बहुत ही चालाक देश है, वो शतरंज के चाल इतनी बेखूबी से खेलता है और विश्व के सबसे बड़े शक्ति को कंफ्यूज करने की हमेशा प्रयत्न में रहता है। मैं पूछना चाहता हूं नुसरत अमीन साहब से, क्या यह सच नहीं है कि लोकसभा में दिसंबर 2001 में हाफिज सईद इन्वॉल्व था लोकसभा अटैक में, 11 जुलाई 2006 में मुंबई ट्रेन, 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन और 26/11/2008 में ताज होटल में, क्या इन्वॉल्व नहीं है? क्या यह सच नहीं है? और यदि सच है तो क्या मुशर्रफ बोलते हैं कि वो हमारा नेशनल हीरो है और पाकिस्तान की आईएसआई उसको ट्रेनिंग देती है 4 हिस्सों में, दौरा एक खास 4 दौरों में होता है ट्रेनिंग उनकी, और मैं नाम बताता हूं कौन कौन उसको होता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है, लेकिन सांप को पालने की आदत है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी आदत से तो बाज आएगा नहीं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस बार जो कार्रवाई हो रही है उसको आखिर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, नुसरत भाई मैं आऊंगा आपके पास भी, आप जवाब दीजिएगा, पूरा वक्त आपको दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद की गिरफ्तारी मोदी ट्रंप दोस्ती की पहली सौगात है? ये हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। जगदंबिका पाल साहब, ये जो मोदी ट्रंप दोस्ती की बात की जा रही है, क्या ये अभी कहना जल्दबाजी नहीं होगा? क्योंकि अभी तक और मसलों पर जो ट्रंप सरकार का रुख नजर आ रहा है वो तो एक तरह से सीधे सीधे एंटी इंडियन है। अब ये जो H1B वीजा विधेयक वहां पर पारित हुआ है, पेश हुआ है, उसके बाद पारित भी हो गया, उससे तो देश की जो 4 टॉप IT कंपनीज थी उनका भट्टा बैठ गया है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि भाई जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आप डबल कीजिए, नहीं तो अमेरिकन को भर्ती कीजिए। तो इससे तो भारतीयों की कितनी नौकरियां जाएंगी, हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो दोस्ती की बात की जा रही है, ये दोस्ती वहां क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, देखिए, ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि H1B वीजा से भारतीयों की बड़ी नौकरियां जाएंगी। एक बात ये तो साफ हो गया कि जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने और हमारे भारत के सामने भी थी, आतंकवाद की, और वो भी जो सीमा पार से जो आतंकवाद की। नहीं पाल साहब, इसका मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि डेटा हमारे सामने आ गया है। 4 बड़ी IT कंपनीज जिनमें इन्फोसिस, TCS, विप्रो और टेक महिंद्रा है, इनके शेयर गिरे हैं। 44,000 करोड़ का नुकसान हुआ है ये विधेयक पारित होने के बाद। नहीं, देखिए, आज ट्रम्प ने ये भी कहा था चुनाव में कि हम अपने जो उनका एक एजेंडा है
कि भाई हम अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएट करेंगे। तो एक स्वाभाविक है कि कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री अपने मुल्क में करता है तो ये बातें कहता है। लेकिन आज जो हमारे चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या अमेरिका के किसी आईटी के फील्ड में हो या हमारे डॉक्टर्स हों, आज वो अमेरिका की नीड है, आज अमेरिका की ज़रूरत है। आज जितना रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट हो रहा, R&D का काम हो रहा, उस R&D में है। आज आप देख लीजिए, मतलब जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का है या ठीक है, आज हमारे PI इसी इंडिया के हैं, तो अब स्वाभाविक है। लेकिन अब उन्होंने एक चुनौती से जीते हैं इलेक्शंस। उन्होंने जो अपने कुछ वायदे किए थे, उस वायदों पे अब नौकरियों के लिए उनको अपना पूरा करना है। वो उस हिसाब से अमेरिका के लिए जो अपने उनके वायदे थे उस दिशा में वो बातें कह रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से अमेरिका की इकोनॉमी आज, उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। 40 लाख लोग वहाँ पे रह रहे हैं और जो अमेरिका की इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग किया है उसमें हमारा भी बड़ा योगदान है। तो इस बात को ट्रम्प भी समझते हैं और ये अमेरिकन हुकूमत भी जानती है कि हमारा कितना योगदान है। तो इसलिए ये कहना, अब वो ये समझते हैं कि जैसे मैक्सिको के लोग या जिस तरीके से शरणार्थियों की बात हो रही है, तो वो उस तरह से चीज़ों को अपना एक स्क्रूटनाइज करेंगे कि कम से कम वो अपने लाइबिलिटीज नहीं लेंगे। भाई अभी तक बहुत चीज़ें थी, पॉलिसीज बदली हैं, क्योंकि बराक ओबामा की पॉलिसी से आज कहीं ना कहीं ट्रम्प की पॉलिसी उसके साथ एक यू टर्न है, तो उस यू टर्न में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्ते अच्छे हैं। खुद उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो मैं मोदी की नीतियों को लागू करूँगा। तो एक बात तो साफ है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले दिनों में और अच्छे होने वाले हैं। और जब रिश्ते अच्छे होंगे तो खाली अभय दुबे साहब, लेकिन क्या वाकई इसे यू टर्न बिल्कुल माना जा सकता है क्या? बराक ओबामा की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान के लिए और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रहेगी, क्या इसे सीधे सीधे यू टर्न के तौर पर माना जाए? क्योंकि ओबामा अपना कार्यकाल खत्म करते करते $40 करोड़ का जो एड मिलने वाला था पाकिस्तान को, उसको रोक गए थे पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए। यानी टफ स्टैंड वो भी ले रहे थे, ऐसा नहीं था? नहीं देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो। देखिए, एक पहली बात तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो निर्णय है वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी है हाफिज सईद पर कि वो मुंबई हमले में 6 अमेरिकन्स भी मारे गए थे, और वो एक स्टैंड उनका जो अमेरिका का है वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी है। और 10 दिसंबर 2008 को यूनाइटेड नेशंस ने लिस्टिंग की थी, जो सब्सिडरी यूनाइटेड नेशंस की है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें जहां तक बात जगदम्बिका पाल जी की, मैं बड़ा श्रद्धा रखता हूं, आदर करता हूं, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो हमारे देश के साथ कैसा समझौता हो सकता है? जस्टिफाई कर रहे हैं ट्रंप साहब की इस H1B वीजा के जो उन्होंने इनिशिएट किया है, जबकि इनकी खुद की सरकार ने अपने कंसर्न्स जाहिर किए हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात, जो मेक्सिको का प्रश्न खड़ा किया, तो मेक्सिको का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है वो $295 बिलियन का है। तो जो ट्रंप साहब अब जब सब इतने यूनिलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे, तब भारत का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। क्योंकि जो हम लोग हैं, अभी देखिए आप, ओबामा जी ने जो ओबामा केयर स्टार्ट किया था उसको भी ये रिव्यू करने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारा जो बड़ा अमेरिका बड़ा ट्रेड पार्टनर है, आप ये समझ लीजिए $40 मिलियन का हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से इंपोर्ट $20 मिलियन के लगभग होता है। मतलब ट्रेड प्लस। ठीक है, फिर वो भारत अमेरिका के रिश्ते आने वाले वक्त में कैसे होंगे, उस बहस में हम चले जाएंगे। अभी हम पाकिस्तान पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एसपी सिन्हा साहब, नुसरत अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत अमीन साहब, एसपी सिन्हा साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कश्मीर के मुतालिक, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा आज एक बार फिर आतंक के साखा हाफिज सईद ने छेड़ने की कोशिश की है। सिन्हा साहब, मैं 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं नुसरत अमीन जी से। पहला प्रश्न, क्या हाफिज सईद आतंकी है या नहीं है? दूसरा प्रश्न, क्या हाफिज सईद को पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी और ISI का फुल सपोर्ट है कि नहीं है? तीसरा चीज, पाकिस्तान कौन होता है हमारे कश्मीर का जो इंटरनल मैटर है उसमें दाखिल हस्तक्षेप करने के लिए? ठीक है, हु इज पाकिस्तान? व्हाट इज लीगल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान? हाउ आर यू इंटरेस्टेड? ये 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। नुसरत साहब।
देखिए जी, हाफिज सईद है या मसूद अजहर हैं या कोई भी है, इवन नवाज शरीफ है या परवेज मुशर्रफ है, वो हिंदुस्तान के साथ कैसे ये सब हैं एक और कैटेगरी में हिंदुस्तान के साथ कैसे नहीं है। मेरी एक बात सुन लें आप, ये हिंदुस्तान के साथ कैसे हैं, ये हिंदुस्तान के साथ कैसे नहीं है। इन्होंने आतंकवाद में और आतंकवाद वाकयात के अंदर इनका क्या रोल रहा है क्या नहीं। मैं ना तो इन लोगों का डिफेंस अटर्नी हूँ और ना मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। जो मैं आपको आपके एक सवाल का, बल्कि आपका सवाल नहीं है, ये आपका हुक्म है, जिसके बारे में आपका ख्याल ये है कि मैं फौरन आपका फरमान पूरा करके यस और नो में जवाब दे दूंगा। नहीं, नुसरत साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप पूरी तरह आजाद हैं ये कहने के लिए। समीर देखिए, मैं बतौर सहाफी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ बस आपसे। देखिए, मैं उसको दहशतगर्द करार दूं और मैं उसको दहशतगर्द करार क्यों नहीं दूं? देखें आप बात पूरी नहीं करने दे रहे, फिर आप सवाल कर रहे हैं, और वो भी आपने 3 सवाल किए। जी बोलिए नुसरत भाई, बोलिए। हाफिज की बात करते करते आप मेरे हाफजे का इम्तिहान ले रहे हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ना तो मैं प्रोसिक्यूटर हूँ और ना मैं डिफेंस अटर्नी हूँ। नंबर 1, मैं एक सहाफी हूँ और सहाफी की बुनियादी ट्रेनिंग ये होती है कि वो जब तक किसी को कोई लीगल फोरम सजा ना दे दे, चाहे वो भारत का ही लीगल फोरम क्यों ना हो, अगर भारत का लीगल फोरम अजमल कसाब की तरह इनको भी कोई सजा दे दे, तो मैं पाकिस्तानी सहाफी होने के बावजूद यही कहूंगा कि हाजी नुसरत साहब, मेरे हिसाब से सहाफी होने की डिफिनेशन ये है कि वो सच को सच कहे। लेकिन सच को सच कहने में आपको इतना एतराज क्यों है, मुझे ये बात हजम नहीं होती। और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि 2012 में बाकायदा अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया हाफिज सईद को, बाकायदा उसके सर पर बाउंटी है। 2014 में उसका जो संगठन है जमातुद दावा, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया यूएन ने, उसको भी नहीं मानेंगे आप? जनाब समीर साहब, अगर अमेरिका के कहने पे चलना होता तो अमेरिका तो मोदी को भी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बैन लगा चुका है आने से, तो हम तो नहीं मानते उसको, ना आप मानते हैं। हम तो समझते हैं कि मतलब अमेरिका की भी नहीं मानेंगे आप, यूनाइटेड नेशन की भी नहीं मानेंगे? नहीं, हम तो आपसे ये कहेंगे कि किसी लीगल फोरम को, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे यूनाइटेड नेशन का हो, चाहे अमेरिका ने, यूके ने, यूनाइटेड नेशंस ने, सबने टेररिस्ट घोषित किया और उसके ऑर्गेनाइजेशन को किया। नुसरत साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। तो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है कि नहीं पाकिस्तान? देखिए, फिर अगली बात इन्होंने आईएसआई की थी कि आईएसआई उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। आप तो ये सवाल भूल गए, लेकिन मुझे ये सवाल याद है। तो बात यह है कि मैं यहाँ पर फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी नहीं हूँ और डीजी आईएसआई भी नहीं हूँ। और आपका क्या ख्याल है, अगर आप डीजी आईएसआई से पूछेंगे बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं ना, क्योंकि हाफिज सईद जिस तरह से खुलेआम एक इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ खुलेआम धमकी देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना उसकी सिक्योरिटी में लगी रहती है। ये सब तो देख रहे हैं ना बतौर एक सहाफी। अब मैं बतौर सहाफी आपको अपना जवाब देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जिन कमजोरियों की वजह से या पाकिस्तान के जिन गलती कह लें या एरर की वजह से हिंदुस्तान को कुछ शिकायतें हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि उसको संजीदगी से ले और जिस हद तक मुमकिन हो सके ईमानदारी के साथ उसको रिड्रेस करे। लेकिन मेरा एक सवाल फिर ये बनता है कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि बहुत चालाक शतरंज का खिलाड़ी है पाकिस्तान और इसकी चालों में आ जाती है दुनिया। तो जब इतने बड़े शतरंज के खिलाड़ी आपके टीवी पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की सारी चालों को समझते हैं, तो इंडिया की डिप्लोमेसी कहाँ गई कि वो शतरंज की चालों को समझने के बावजूद पाकिस्तान को ना संभाल पा रहे हैं। साहब, मुझे तो अभी चालाक खिलाड़ी नहीं, मुझे मजबूर खिलाड़ी नजर आ रहा है। सुहेल काज़मी साहब, इत्तेफाक रखते हैं इससे? अभी तो मजबूर खिलाड़ी नजर आ रहा है पाकिस्तान, हर तरफ से पिटा हुआ। जी देखिए ये जितनी भी हम जो भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान, सारे इंटेलेक्चुअल जानते हैं, पाकिस्तान के भी, सिविल सोसाइटी के और इंडिया के भी, कि पाकिस्तान की एक क्रॉप है जो पाकिस्तान ने खुद लगाई है, उसको पूरी तरह काट पाना नामुमकिन सी बात है। पाकिस्तान की, मैंने पहले कहा, इलेक्शंस आ रही हैं और उन इलेक्शंस पे इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा 1998 की इलेक्शंस में
ओसामा बिन लादेन का क्या रोल रहा है पाकिस्तान के इलेक्शंस में। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान सेफ पैसेज दो, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उनको सेफ पैसेज मिला और जब तक वो हलाक हुए वो वहीं आराम से रहते रहे। उसी तरह हाफिज सईद के बारे में भी ये कह देना कि वो अंदर ही रहेंगे, वो छूटेंगे नहीं, वो उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स है और वो अपनी जमहूरियत को उसी ढंग से चलाते हैं पिछले 70 साल से और आगे भी वैसे चलाते रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा क्योंकि जो बाकी वर्ल्ड आज उनके साथ थोड़ा थोड़ा कटता जा रहा है, मैं मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज की बात करूंगा, उससे उनको एक सेटबैक मिला है सर्जिकल अटैक्स के बाद। यूएन में जो इनकी स्पीचेस रही उनकी बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर की देखते हुए, अमेरिका का जो ट्रंप का पहला कार्ड आज आया है, इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा माउंट अप होता जाएगा प्रेशर और वाकई ही आने वाले कुछ सालों में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एसपी सिन्हा साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल इसमें ये आपसे जानना चाह रहा था कि इस बार जो नजरबंदी हुई, इस बार जो हाउस अरेस्ट हुआ है हाफिज सईद, ये आतंक का आका, क्या कुछ आपको नया नजर आ रहा है या फिर पहले ही जैसे नजरबंद होते रहे, बाहर आते रहे, जहर उगलते रहे, कुछ हुआ नहीं, फिर ये कहानी दोहराई जा रही? नहीं, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो मैं नुसरत अमीन साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि हाफिज सईद ने खुद 19 अप्रैल 2015 को यह बात कहा था। और क्या कहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी और आईएसआई जम्मू एंड कश्मीर में जिहाद के लिए फुल सपोर्ट देती है। यह हाफिज सईद ने खुद एडमिट किया है 19 अप्रैल 2015 में, पहली बात। दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा कि ये कितना सीरियस अब इस फील्ड में हाफिज सईद के अगेंस्ट पाकिस्तान सरकार चलेगी जी, मेरा अपना इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक विचार है कि कुछ नहीं होने का। पाकिस्तान टाइम बाई करेगा, 6 महीना 3 महीना केस को खींचेगा, फिर बोलेगा कोई एविडेंस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, फिर रफा दफा कर देगा। 6 महीना बहुत वक्त होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, यहां तो हर एक सप्ताह हर एक दिन सिचुएशन बदलती है। तो ये पाकिस्तान टाइम बाई करने का प्रोसेस कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट यदि बहुत ही गंभीर हैं तो वो कहें, अभी नुसरत अमीन साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान के कोर्ट भी लीगल जो फैसला लेंगे वो उनके लिए मान्य है, उनकी वो आदर करेंगे। तो हाफिज सईद को हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जाए और पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स, ये चारों जो आतंकवादी हरकत किया है उसका एक्शन हिंदुस्तान में कार्रवाई की जाए। ठीक है, फिर खेल देखते हैं। जगदंबिका पाल साहब, क्या इस मसले को सीरियसली लेते हुए क्या इसकी सरकार, भारत सरकार की तरफ से कोशिशें की जाएंगी कि हाफिज सईद को भारत डिपोर्ट करवाया जाए और उसके खिलाफ यहां की अदालत में मुकदमा चले? क्या ऐसा संभव है, उम्मीद की जा सकती है? देखिए भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि हाफिज सईद के खिलाफ मुकदमा चले और मुकदमे के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सजा हो। और इसी के लिए देखिए एक तरीका जो है कि आज भारत सरकार, जिसको नुसरत साहब भी मानते हैं कि आज पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि पाकिस्तान के बाहर चाहे कहीं बम ब्लास्ट में हो, चाहे वो 26/11 के मुंबई का हो या पार्लियामेंट का सवाल हो या समझौता एक्सप्रेस की बात हो, जिन घटनाओं का उन्होंने खुद जिक्र किया, तो इस बात के हमने सबूत भी दिए हैं। और जब सबूत दिए हैं, अगर कोई मुल्क है और अगर वो मुल्क अपने को आतंकवाद से अलग करना चाहता है तो इसको दिखाना होगा कि मुल्क की हुकूमत, जो इस पे आरोप लग रहा पूरी दुनिया में कि आज आतंकवाद के लिए वहाँ आईएसआई गवर्नमेंट पूरी फंडिंग कर रही है, उनके जेरे क़यादत में वो लोग पल रहे हैं, लॉन्चिंग पैड उनको संरक्षण दिया जा रहा, बॉर्डर्स पे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। तो ये इससे आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? अब ये पाकिस्तान की हुकूमत की है कि ये जो आरोप है, तोहमत है, अब ये तोहमत या आरोप नहीं, अब हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसको उनको करना होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर ये सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, कोई कंट्री के आदमी। पाल साहब, वक्त बहुत कम बचा है। अभय दुबे साहब, आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का भी जबरदस्त प्रेशर है जो आज कार्रवाई की गई है हाफिज सईद के खिलाफ? लेकिन हाफिज सईद ने जो बयान जारी किया है हाउस अरेस्ट होने के बाद, उसमें वो खुद कह रहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप की ये जो दोस्ती है उसके चलते मजबूर होना पड़ा है पाकिस्तान को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। देखिए, वो तो अपनी आवाम को एड्रेस भी कर रहा है, क्योंकि वो जिस तबके का नेतृत्व वो करता है उसके लिए ये कंफर्टेबल है कि वो इन लीडर्स के खिलाफ बोले, ताकि वो उनके साथ
जुड़ाव उनका बना रहे, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये अपेक्षा जरूर है कि भारत सरकार को गंभीरता से अब कोशिश करनी चाहिए। एक अनुकूल वातावरण हमको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्रश्न तो छोड़ दीजिए, ये बाध्य करना चाहिए कि जितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और पाकिस्तान को खुद को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, तो ये खुद को सोचना चाहिए कि जो फसल बोई है उन्होंने, उन्हीं को काटनी है वो। बिल्कुल हिंदुस्तान पर भी और पाकिस्तान पर भी। 30 सेकंड का वक्त बचा है। नुसरत अमीन साहब, क्या अब हाफिज सईद की गिरफ्तारी के बाद, हाउस अरेस्ट होने के बाद, हम उम्मीद करें कि मसूद अजहर का नंबर अगला है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में छुपा हुआ है, अगर वो सचमुच दहशतगर्द है, तो इंडिया के प्रेशर का या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर का इंतजार नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान के निजाम को, अदल के निजाम को और प्रोसिक्यूशन के निजाम को बेहतर होना चाहिए। मैं आपको ये बात यकीन दिलाता हूँ कि बहुत से मामला बिल्कुल बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे थे लगातार, आप यकीन नहीं कर रहे थे ना, पाकिस्तान सरकार मान नहीं रही थी। नुसरत अमीन साहब, मसूद अजहर के बारे में हम सालों से कह रहे थे, 2008 के बाद से लगातार हम हाफिज सईद के लिए कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत है कि मानने के लिए तैयार नहीं। हम डॉजियर पे डॉजियर सौंपते जाते हैं, आप सब पर इनकार करते जाते हैं। कहने का ढंग नहीं है, इसलिए। अच्छा, किस ढंग से कहा जाए? मामला को निभाने का आपको बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ाने का ढंग नहीं है। चक्कर तो ये है ना कि सुनते तो आप तब है जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। पाकिस्तान और तो वो ढंग ज्यादा सही लगता है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा फासला है, उसकी वजह पाकिस्तान की दहशतगर्दी नहीं, उसकी वजह इंडियन एरोगेंस है। इंडियन एरोगेंस को कंट्रोल कर लें तो पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, इसको 1947 से क्या किया आपने हमारे साथ? नुसरत अमीन साहब, हमने खास तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद शायद ही इस कदर दोस्ती किसी ने निभाई हो। हमने जो स्टेप लिए उसको पूरी दुनिया ने वेलकम किया, लेकिन आपने बदल क्या दिया? ये बहुत लंबी बहस है, फिर हम दूसरी बहस में चले जाएंगे। जी चलिए नुसरत अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद यही करेंगे कि पाकिस्तान सरकार के रुख में अब जो बदलाव आया है वो आगे भी जारी रहे और मसूद अजहर भी इसी तरह से अरेस्ट किया जाए। हम तो उम्मीद यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। सिन्हा साहब आपका भी, जगदम्बिका पाल साहब आपका, अभय दुबे साहब, सोहेल काजमी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि जबरदस्त दबाव जो अमेरिकन हुकूमत का था और साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स उठाए गए उसकी वजह से आइसोलेटेड महसूस कर रहा था पाकिस्तान, और उसने मजबूरी में अब यह कदम उठाया है। यह दबाव आगे भी जारी रहेगा और आतंकवादियों और दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान में इसी तरह से कार्रवाई होगी। मजबूर होना पड़ेगा पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। शब बखैर।